अध्याय 6 गति बढ़ाना। जब मैं लाजोला कैलिफोर्निया में रहता था तो मुझे व्यायाम और इच्छा शक्ति के इम्तिहानों में मजा आता था। इसके लिए मैं अपनी साइकिल पर नियमित रूप से माउंट सोल्डेड की सीधी चढ़ाई चढ़ता था। किसी सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ पर साइकिल चलाने से ज्यादा दर्द भरी और कष्टकारी चीजें बहुत कम हैं, और वो भी बीच में रुके बिना। बीच में किसी बिंदु पर आप दीवार से टकराते हैं और आपका सामना अपने सच्चे आंतरिक चरित्र से होता है। अचानक अपने बारे में पहले सोची गई धारणाएं और विचार हट जाते हैं और आपके सामने सिर्फ नग्न सत्य बसता है। आपका मन सभी तरह के आरामदेह बहाने खोजने लगता है कि रुकना क्यों ठीक है। तब आपके सामने जीवन के सबसे महान प्रश्नों में से एक होता है। क्या आप दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हैं या फिर आप अखरोट की तरह तड़क जाते हैं और हार मान लेते हैं। 2018 में बोस्टन मैराथन दौड़ में डिजायरी डेस लिंडेन दौड़ना छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोच रही थी। सब तरफ गीला था, बारिश हो रही थी और 30 साल में सबसे ठंडा तापमान था। डेस को यकीन था कि उसने पर्याप्त द्रव नहीं पिए थे और उसे अपने पैरों में क्रैम्प्स का डर था। डेस ने साथी अमेरिकी शैलन फ्लैनेगन को बताया कि वो दौड़ छोड़ सकती है, इसीलिए अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो, जैसे उसके लिए हवा को रोकना, तो उसके छोड़ने से पहले ही वो उसे बात बता दे। शैलेन ने डेस को कोहनी मारकर बताया कि उसे बाथरूम जाना है। डेस उसके साथ धीमी हो गई और वादा किया कि वो तब तक दौड़ नहीं छोड़ेगी जब तक वो लौटने के बाद उसे सबसे आगे के समूह तक नहीं पहुंचा देगी। बर्फीले तापमान, तेज बारिश और हवा के खिलाफ दौड़ने के बावजूद डेस ने शैलेन को दोबारा आगे पहुंचाने में मदद की। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो तीसरे या चौथे स्थान पर थी। मैंने सोचा मुझे शायद रेस नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ती रही। मैं कष्ट महसूस करती रही, लेकिन कई बार जब आप भूल जाते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और बस थोड़ा जुट जाते हैं तो इससे हर चीज पलट सकती है। डेस ने दौड़ के बाद इंटरव्यू में बताया, फ्लैनेगन तो थक गई, लेकिन डेस खुद पर आगे बढ़ने का दबाव डालती रही। उसे अब भी इथोपिया की मामिटो रेस्का से आगे निकलना था, जो दुबई और ह्यूस्टन मैराथन की विजेता थी। मामिटो आधे रास्ते से पहले ही सबसे आगे वाले समूह से अलग हो गई और उनसे लगभग 30 सेकंड आगे दौड़ रही थी। डेस अकेली थी, पूरी तरह गीली थी, उसके पैरों में ऐंठन होने लगी थी और सामने से हवा 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उसके सामने मुश्किलें खड़ी कर रही थी। लेकिन इसके बाद भी डेस लिंडेन ने आखिरकार मामिटो को 21वें मील में पार कर लिया। लिंडेन ने 2 घंटे 39 मिनट 54 सेकंड में फिनिश लाइन को पार किया और 33 साल में बोस्टन मैराथन जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बन गई। इस अध्याय में मैं आपको सत्य के पलों के बारे में बताना चाहता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि संचयी परिणाम का सिद्धांत सफलता के नए और ज्यादा बड़े स्तरों तक पहुंचाने में आपकी मदद कैसे कर सकता है, आपकी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से। अगर आपने तैयारी की है, अभ्यास किया है, अध्ययन किया है और आवश्यक प्रयास निरंतरता से किया है, तो देर सबेर आपके सामने सत्य का पल आ जाएगा। उस पल में आप परिभाषित करेंगे कि आप कौन हैं और आप क्या बन रहे हैं। ऐसे ही पलों में विकास और बेहतरी का वास होता है, जब हम या तो आगे कदम बढ़ाते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं, जब हम शिखर पर पहुंचकर मेडल जीत लेते हैं या फिर हम दूसरों की जीत पर भीड़ के साथ खड़े होकर तालियां बजाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि आप लगातार लोगों की उम्मीद से ज्यादा कैसे दे सकते हैं, जिससे आपका सौभाग्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। सत्य के पल, यह मुश्किल मानी जाती है। डेस लिंडेन ने बोस्टन मैराथन जीतने के बाद पत्रकारों से कहा, 1 साल पहले उसने दौड़ना लगभग छोड़ ही दिया था। उसने पॉडकास्ट ओनली अ गेम के होस्ट को बताया, मुझ में कोई जोश नहीं बचा था। डेस बर्नआउट का शिकार थी। उसे रेस में बहुत बुरा अनुभव हुआ और उसे डर था कि उसके परिणाम एक ऐसे खेल को कलंकित कर देंगे जिससे वो सचमुच प्रेम करती थी। डेस अगस्त 2017 के पूरे महीने नहीं दौड़ी। ये तो वैसा ही है जैसे स्टीफन करी बास्केटबॉल कोर्ट में कदम नहीं रखे, आरोन रोजर्स फुटबॉल नहीं छुए या सेरेना विलियम्स एक पूरे महीने तक रैकेट ना उठाए। लेकिन फिर डेस ने दोबारा दौड़ना शुरू किया, पहले तो धीरे धीरे लेकिन फिर तेजी से, क्योंकि जल्दी उसका दौड़ने का प्रेम दोबारा लौट आया। मैं प्रतिस्पर्धा से प्रेम करती हूँ। मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करूंगी और मेरी नीति यही थी कि बस जाओ और लोगों को हराने की कोशिश करो। कुछ महीने बाद ही डेस ने बोस्टन में अपनी पहली बड़ी मैराथन जीत ली। जब मैं रियल एस्टेट में था तो मैं दिन में कई बार दीवार से टकराता था। मैं आखिरी प्रोस्पेक्ट से पराजित होने के बाद एक एक्सपायर्ड लिस्टिंग प्रॉपर्टी तक कार से जा रहा था। मैंने देखा कि मैं सेल्स कॉल से बचने के सभी तरह के बहाने बना रहा था और ऑफिस लौटने के बहाने सोचने लगा था। एक इलाके में प्रचार करते समय कुत्ते मेरी तरफ गुर्राते थे या ऐसा लग रहा था कि बारिश शुरू हो सकती है। मैं मनी टाइम शाम को 5 बजे से 9 बजे
कोल्ड कॉलिंग के बीच में था और अक्सर लोग मुझ पे चिल्ला पड़ते थे कि मैंने उनके डिनर या प्री टीवी शो में बाधा डाली। मुझे यकीन था कि मुझे बाथरूम जाने या पानी पीने के लिए ब्रेक की जरूरत है, लेकिन मैंने ये काम नहीं छोड़ा। जब भी मैं इन मानसिक और भावनात्मक दीवारों में से किसी एक से टकराता था तो हर बार मैं खुद को याद दिलाता था कि मेरे प्रतिस्पर्धी भी इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे थे। मैं जानता था कि एक और पल था और अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मैं उनसे बहुत आगे पहुंच जाऊंगा। भीड़ के साथ दौड़ना, सबकी बराबरी पर रहना और आगे निकलने की सचमुच कोशिश ना करना मुश्किल, दर्दनाक या चुनौतीपूर्ण नहीं था। वैसे दीवार तक पहुंचना मायने नहीं रखता है, मायने तो दरअसल यह रखता है कि उसे टकराने के बाद आप क्या करते हैं। मशहूर फुटबॉल कोच लाउ होल्टेज मानते हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ करने के बाद जो करते हैं उसी से जीत हासिल होती है। एक मैच में उनकी टीम हाफ टाइम में 42-0 से हार रही थी। हाफ टाइम के ब्रेक में लाउ ने अपनी टीम को एक नाटकीय हाईलाइट रील दिखाई जिसमें गेंद को रोकने, छीनने और जीतने के दूसरे प्रयासों के बारे में बताया गया था। फिर उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वो उनकी टीम में इसीलिए नहीं है क्योंकि वो हर मैच में अपना सब कुछ दे सकते हैं। हर टीम का हर खिलाड़ी यही करता है। उन्होंने कहा कि वो उनकी टीम में इसीलिए हैं क्योंकि उनमें हर दांव में बेहद महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रयास करने की योग्यता है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर लेते हैं उसके बाद आप जो अतिरिक्त प्रयास करते हैं उसी से फर्क पड़ता है। उनकी टीम ने दूसरे हाफ में मैच जीत लिया। आप इसी तरह जीतते हैं। मोहम्मद अली सारे समय के सबसे बड़े मुक्केबाजों में से एक थे, सिर्फ अपनी गति और फुर्ती की वजह से नहीं बल्कि अपनी रणनीति की वजह से भी। 30 अक्टूबर 1974 को अली ने हैवीवेट चैंपियन का खिताब दोबारा जीत लिया जब उन्होंने बॉक्सिंग के इतिहास में सबसे बड़े उलटफेरों में से एक में जॉर्ज फोरमैन को हराया। यह मुकाबला रंबल इन द जंगल नाम से मशहूर हुआ। किसी को भी अली के दीर्घकालीन समर्थक हॉवर्ड कैसेल को भी यकीन नहीं था कि पूर्व चैंपियन जीत सकते हैं। जो फ्रेजियर और केन नाटन दोनों ही अली को पहले हरा चुके थे और जॉर्ज फोरमैन ने उन दोनों को दूसरे ही राउंड में धूल चटा दी थी। अली की रणनीति, युवा चैंपियन की कमजोरी का फायदा उठाना, उसकी रुकने की शक्ति का अभाव। अली जानते थे कि अगर वो फोरमैन को उनकी दीवार तक पहुंचा सके तो उसके बाद वो उसका फायदा उठा सकते हैं। फिर अली ने एक तकनीक सोची जिसे बाद में रोप डोप कहा। अली 7 राउंड तक रस्सियों पर टिक जाते थे और अपना चेहरा बचाते थे जबकि फोरमैन सैकड़ों मुक्के बरसाता रहता था। 8वें राउंड तक फोरमैन थक गया था, वो अपनी दीवार तक पहुंच गया था। जैसे ही अली ने यह देखा उन्होंने सेंटर रिंग में एक जोरदार प्रहार से फोरमैन को धूल चटा दी। वो परिस्थितियां याद हैं जिनका सामना डेस लिंडन ने किया था। शुरुआती लाइन पर तापमान इतना ठंडा था कि धावकों को उनके कपड़ों के ऊपर एक अतिरिक्त कपड़ा दिया गया था। हवा के झोंके 35 मील प्रति घंटे तक की गति से चल रहे थे। इस बुरे मौसम में भीड़ भी ज्यादा नहीं थी जो बहुत से धावकों के लिए प्रोत्साहन का स्रोत थी। भीड़ काफी कम थी और दूर दूर थी। ये इतना बुरा था कि ये हास्यास्पद था। लिंडन ने ओनली अ गेम को बताया। बारिश आप पर कूद रही थी। 1 मिनट बाद ही आप पूरी तरह से गीले हो गए थे और हमें कई घंटों तक दौड़ना था। लेकिन डेस बारिश और हवा से जूझते हुए कुशल प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में कामयाब रही। उन्हें फेनवे पार्क और केनमोर स्क्वायर जैसे दिग्गजों के पास से दौड़ना पड़ा और गर्व से लथपथ होकर उन्होंने ये दौड़ पूरी की। हालांकि परिस्थितियां मुश्किल थी लेकिन यह डिजायरी का दिन था जब उन्होंने विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए जीत हासिल की। जब परिस्थितियां बेहतरीन हो, चीजें आसान हो, कोई व्यवधान ना हो, कोई बाधा ना डाल रहा हो, ललचाने वाले प्रलोभन ना हो और कोई चीज आपके काम में बाधा ना डाल रही हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं, जब समस्याएं आती हैं और प्रलोभन बड़ा होता है, तब आपको प्रगति के लिए अपनी पात्रता साबित करनी होती है। जैसा जिम रॉन ने कहा था, यह इच्छा नहीं करें कि ज्यादा आसान होता, यह इच्छा करें कि आप बेहतर होते। जब आप अपने अनुशासनों, दिनचर्याओं, लयों और निरंतरता में दीवार से टकराएं तो यह एहसास करें कि यहीं पर आप अपने पुराने स्वरूप को खुद से अलग कर रहे हैं, उस दीवार के पार जा रहे हैं और अपना ज्यादा शक्तिशाली और विजयी स्वरूप पा रहे हैं। बहुगुणित करने वाले परिणाम। मैं आपको एक रोमांचक अवसर देना चाहूंगा। हमने बात की थी कि सरल अनुशासन और व्यवहार समय के साथ चक्रवर्ती हो जाएंगे और आपको बहुत जबरदस्त परिणाम देंगे। लेकिन अगर आप प्रक्रिया की गति को बढ़ा सकें और अपने परिणामों को कई गुना कर सकें तो कैसा रहेगा? क्या आपकी रुचि होगी? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप थोड़ा ज्यादा प्रयास करके किस तरह अपने परिणामों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आइए मान लेते हैं कि आपकी वेट ट्रेनिंग और प्रोग्राम में आप किसी निश्चित वजन को 12 बार उठाते हैं। 12 बार उठाने का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम की अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं। बेहतरीन काम निरंतर करते रहें और अंततः आप देखेंगे कि अनुशासन चक्रवर्ती होकर आपको शक्तिशाली परिणाम देगा। लेकिन 12 पर पहुंचने के बाद जब दीवार सामने हो
उसके बाद अगर आप 3 से 5 बार अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो उस सेट का आप पर कई गुना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गौर करें कि 3 से 5 बार के इन अतिरिक्त प्रयासों से आपको 3 से 5 बार दोहराने के लाभ ही नहीं मिलेंगे, नहीं अधिकतम सीमा पर पहुंचने के बाद आप जो भी दोहराते हैं उससे आपको कई गुना ज्यादा परिणाम मिलते हैं। इस तरह आप अपने अधिकतम की दीवार को तोड़ देते हैं। पिछले दोहराव आपको बस वहां तक लाए थे। असली विकास तब होता है जब आप दीवार से टकराने के बाद भी वो काम करते रहते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक वेट ट्रेनिंग तकनीक को मशहूर बनाया जिसे धोखा सिद्धांत कहा जाता था। अर्नोल्ड आदर्श तकनीक के दीवाने थे। उन्होंने बताया कि जब आप आदर्श स्थिति में वजन उठाने की अधिकतम संख्या पर पहुंच जाते हैं तो इसके बाद कामकाजी मांसपेशियों की मदद के लिए थोड़ा धोखा देना, दूसरी मांसपेशियों की सहायता को हासिल करने के लिए आप थोड़ा पीछे झुक जाएं या अपनी कलाइयों को थोड़ा मोड़ लें। इससे आप उस वजन को 5-6 बार ज्यादा उठा सकते हैं, जिससे उस सेट के परिणाम महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएंगे। आप किसी वर्कआउट साथी की मदद से भी ये काम कर सकते हैं जो अंतिम कुछ दोहरावों में आपकी सहायता करता है जिन्हें आप अपने दम पर नहीं कर सकते थे। यदि आप धावक हैं तो आप अनुभव जानते हैं। आपने उस दिन के लिए जो लक्ष्य तय किया है आप उस तक पहुंच जाते हैं और आप थक चुके हैं, आप अपनी दीवार तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब आप थोड़ा और आगे, थोड़ा ज्यादा समय तक जाते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा दरअसल आपकी सीमाओं का भारी विस्तार है। आपने उस दौड़ के परिणामों को कई गुना कर लिया है। उस जादुई पेनी को याद करें जिसके बारे में हमने अध्याय 1 में बात की थी, जिसका मूल्य हर दिन 2 गुना होता है और जिसने आपको चक्रवर्ती होते छोटे छोटे कार्यों के बड़े परिणाम दिखाने में मदद की थी। अगर आप उन्हीं 31 दिनों में हर सप्ताह उस पेनी को सिर्फ एक अतिरिक्त बार 2 गुना करें तो आपको कितनी राशि मिलेगी? तब आपको $10 मिलियन की बजाय $171 मिलियन मिलेंगे। एक बार फिर 4 दिनों में बस थोड़े अतिरिक्त प्रयास का क्या नतीजा हुआ? परिणाम कई गुना हो गया। उम्मीद से थोड़ा ज्यादा करने का गणित इसी तरह काम करता है। अपने परिणामों को कई गुना बढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक यह है कि आप खुद को सबसे कठोर प्रतिस्पर्धी माने। जब आप दीवार से टकराएं तो उसके ऊपर और परे जाएं। दूसरों की उम्मीद से आगे निकलना परिणामों को कई गुना बढ़ाने का एक और तरीका है पर्याप्त से ज्यादा करना। अपेक्षाओं को हराएं। ओपरा इस सिद्धांत के इस्तेमाल के लिए मशहूर है। उनकी उदारता और बड़े पैमाने पर जीने तथा काम करने की योग्यता से वो हर एक की उम्मीदों से आगे निकल जाती हैं। क्या आपको याद है कि उन्होंने 19वां सीजन किस तरह शुरू किया? जब ओपरा की बात आती है तो हम जानते हैं कि हमें थोड़े धूम धड़ाके की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो कमाल कर दिया। इतना बड़ा कमाल कि उस सीजन की शुरुआत के बारे में मीडिया और हर व्यक्ति कई दिनों तक चर्चा करता रहा। आइए 1 मिनट के लिए पीछे चलते हैं। दर्शकों को इसीलिए चुना गया था क्योंकि उनके मित्रों और परिवार के सदस्यों ने लिखकर बताया था कि उनमें से प्रत्येक को नई कार की सख्त जरूरत थी। शो की शुरुआत ओपरा ने 11 लोगों को मंच पर बुलवाया। उन्होंने हर एक को एक कार की चाबी दी, पॉन्टियाक G6। फिर असली हैरानी, वो हर एक की उम्मीदों से आगे गई जब उन्होंने बाकी दर्शकों को गिफ्ट बॉक्स देते हुए कहा कि इन बॉक्स में से किसी एक में 12वीं कार की चाबी थी। लेकिन जब दर्शकों ने अपने बॉक्स खोले तो उनमें से हर एक में कार की चाबी थी। वो चिल्लाई, हर एक को कार मिल गई, हर एक को कार मिल गई। हालांकि ये ओपरा का सबसे मशहूर उदाहरण हो सकता है, लेकिन वो लगभग हर चीज में हमारी अपेक्षाओं से आगे जाती है। 20 साल की एक लड़की बरसों तक अनाथालयों और बेघर आश्रयों में रह रही थी। ओपरा ने उसे हैरान करते हुए उसे 4 साल की कॉलेज की स्कॉलरशिप और $10,000 के कपड़े दिए। इसके अलावा जब 8 दत्तक संतानों वाले परिवार को उनके मकान से बाहर निकाला जाने वाला था तो ओपरा ने उनके घर की मरम्मत के लिए $1,30,000 भी दे दिए। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन वो ओपरा हैं, अमीर हैं, जाहिर हैं वो ये चीजें कर सकती हैं। लेकिन सच तो यह है कि दौलत और शोहरत के मामले में बहुत से लोग ओपरा जैसी स्थिति में हैं और वो सब भी ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो कभी असाधारण के क्षेत्र में गए ही नहीं। ओपरा ऐसा करती हैं, इसी कारण वो ओपरा है। उनसे सबक सीखें। आप अपने जीवन के हर पहलू में दूसरों की उम्मीद या अपेक्षाओं से ज्यादा कर सकते हैं। जब मेरी पत्नी जॉर्जिया का हाथ मांगने का समय था तो मैं अपेक्षा के अनुरूप काम करते हुए उसके पिता से शादी की बात कर सकता था। इसके बजाय मैंने पुर्तगाली भाषा में अपना भाषण तैयार किया क्योंकि मैं उसके पिता को सम्मान देना चाहता था। मैं जो कहना चाहता था उसके अनुवाद में जॉर्जिया की बहन ने मेरी मदद की। वो अंग्रेजी अच्छी तरह समझते थे लेकिन पुर्तगाली में ज्यादा सहज थे। सैन डिएगो से लॉस एंजलिस तक की पूरी कार यात्रा के दौरान मैं शब्दों की रिहर्सल करता रहा।
मैं फूल और तोहफे लेकर दरवाजे के अंदर गया। फिर मैंने उसके डैडी से लिविंग रूम में बातचीत की। फिर मैंने अपना कंठस्थ भाषण दिया। मेरी थोड़ी टांग खींचने के बाद उन्होंने आखिरकार हाँ कह दिया। लेकिन मैं वहां नहीं रुका। लौटते समय और अगले 2 दिनों में मैंने उसके 5 भाइयों में से प्रत्येक से बात की और परिवार में शामिल होने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। कुछ को यकीन दिलाना आसान था, बाकियों के मामले में मुझे इसे अर्जित करना पड़ा और अपेक्षाओं से आगे जाने वाले मेरे ये काम जॉर्जिया को बहुत पसंद आए। उसने मुझे बाद में बताया कि शादी का प्रस्ताव रखने के सबसे विशेष पहलुओं में से एक ये था कि मैंने उसके पिता का सम्मान किया था और उसके सभी भाइयों को फोन किया था और उसकी बहन से पुर्तगाली सीखी थी। इसमें वो काम अतिरिक्त खास बन गया था। यह अतिरिक्त प्रयास का परिणाम और पुरस्कार कई गुना था। जब आप दीवार से टकराएं तो सोचें कि आप जीवन में कहां अपेक्षा से ज्यादा कर सकते हैं या कहां आप वाह की ओर जा सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नहीं, केवल थोड़े से अतिरिक्त प्रयास की जरूरत होती है और इसी से आपको कई गुना ज्यादा परिणाम मिलते हैं। चाहे आप फोन कर रहे हो, ग्राहकों की सेवा कर रहे हो, अपनी टीम को मान्यता दे रहे हो, अपने जीवन साथी को श्रेय दे रहे हो, दौड़ने जा रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो, डेट नाइट की योजना बना रहे हो, अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हो, जो भी कर रहे हो वो थोड़ा अतिरिक्त क्या है जो आप कर सकते हैं, जो उम्मीदों से बढ़कर होगा और आपके परिणामों की गति को तीव्र कर देगा। अनापेक्षित करें। मैं प्रकृति से सामान्य से हटकर हूं। अगर आप मुझे बता दें कि ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं और कौन सी चीज लोकप्रिय है, तो मैं आमतौर पर उसका विपरीत करूंगा। अगर हर कोई एक दिशा में जा रहा है तो मैं दूसरी दिशा में चल देता हूं। मेरे लिए लोकप्रिय का मतलब औसत और आम है। सामान्य चीजों से सामान्य परिणाम मिलते हैं। सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स है, सबसे लोकप्रिय ड्रिंक कोका कोला है, सबसे लोकप्रिय बियर बडविजर है, सबसे लोकप्रिय वाइन फ्रेंजिया है, हाँ जो बॉक्स में आती है। इन लोकप्रिय चीजों का उपभोग करने पर आप भी सामान्य और औसत श्रेणी में आ जाएंगे, लेकिन यह साधारण काम है। साधारण के साथ कुछ गलत नहीं है, मुझे तो बस असाधारण का लक्ष्य ज्यादा पसंद है। मिसाल के तौर पर हर व्यक्ति क्रिसमस कार्ड भेजता है, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा करता है इसीलिए मेरे हिसाब से इसका ज्यादा भावनात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए मैं थैंक्स गिविंग कार्ड भेजता हूं। आपको कितने थैंक्स गिविंग कार्ड मिलते हैं, आप समझ गए? इसका असर होता है। और थोक में छपवाए या कंप्यूटर से बनाए बेस्ट विशेस कार्ड भेजने की बजाय मैं व्यक्तिगत भावों को हाथ से लिखता हूं और सामने वाले को यह बताता हूं कि उसके साथ अपने संबंध के लिए मैं कितना कृतज्ञ हूं और वो मेरे लिए कितना जरूरी है। प्रयास वही है, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। लेडी गागा ने अनापेक्षित काम करके ही अपना करियर बनाया है। 2011 में उन्होंने दावा किया कि वो एक बड़े आकार के पारदर्शी अंडे में 72 घंटे सोई ताकि सृजनात्मक भ्रूण उद्भव हो सके। और उस मीट ड्रेस और बर्फ के जूतों को कौन भूल सकता है जो वो MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में पहनकर आई थी। सच कहूं तो मैं मशहूर हस्तियों और अवार्ड शो पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं भी उसके बारे में जानता था। लेडी गागा हमेशा सचमुच अलग और सबसे ऊपर थी, जब तक कि वो अचानक ऐसी नहीं रही। अ स्टार इज बॉर्न में ब्रैडली कूपर के साथ वह सुरक्षित नजर आई। पर्दे के पीछे उन्होंने क्रूनर किंवदंती टोनी बेनेट के साथ एक एल्बम रिकॉर्ड किया और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों तथा LGBTQ+ अधिकारों की पैरवी की। और सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि लेडी गागा का पॉप व्यक्तित्व विकसित हो रहा है और बदल रहा है, लेकिन उनकी कलाकारी निरंतर जारी है। उन्हें देखकर आप हमेशा वाह कहते हैं और उस अतिरिक्त प्रयास की बदौलत हम उनकी हर चीज पर ध्यान देते हैं। प्रायः अतिरिक्त प्रयास से ज्यादा पैसे या ऊर्जा भी खर्च नहीं होती। जब मैं रियल एस्टेट बेच रहा था तो दूसरे एजेंट एक्सपायर्ड लिंटिंग्स के आने पर फोन करते थे। इसके बजाय मैं अपनी कार में गया और मालिकों के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने उन्हें सोल्ड साइन थमा दिया। मालिक के दरवाजा खोलने पर मैं कहता था, इसे रख लें, अगर आप मुझे इस लिस्टिंग के लिए नियुक्त करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरा खर्च गैस टैंक भरने जितना था, लेकिन इससे मैंने तुरंत ही लिस्टिंग पाने की अपनी संभावना को कई गुना बढ़ा दिया। कुछ समय पहले मेरा मित्र अलेक्स एक बड़ी नौकरी के लिए तैयार था। वो कैलिफोर्निया में रहता था और नौकरी बोस्टन में थी। वो अंतिम 12 उम्मीदवारों में पहुंच गया। कंपनी स्थानीय उम्मीदवारों के आमने सामने इंटरव्यू लेने वाली थी और इलाके के बाहर रहने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत करने वाली थी। अलेक्स ने मुझे फोन करके पूछा क्या मैं वेब कैमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करवाने के बारे में जानता हूं। मैंने उससे पूछा, आप इस नौकरी को कितनी बुरी तरह चाहते हैं? ये मेरे सपनों की नौकरी है, अलेक्स ने मुझसे कहा। यही वो चीज है जिसकी तैयारी में मैंने 45 साल लगाए। फिर हवाई जहाज पकड़ो और उनके सामने पहुंच जाओ, मैंने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अलेक्स ने कहा। वो अंतिम 3 उम्मीदवारों को आखिरी इंटरव्यू के लिए विमान से बुलाने वाले हैं।
मैंने उससे कहा, सुनो, अगर आप उन अंतिम 3 में पहुंचना चाहते हो तो आपको कुछ अप्रत्याशित करना होगा ताकि आप दूसरों से अलग हटकर दिखें। अगर आप लंबी दूरी तय करके वहां जाते हैं और उनके सामने पहुंच जाते हैं तो इसका असर जबरदस्त होगा और आपकी दमदार छाप छूटेगी। अगर मैं किसी चीज पर नजर टिका लेता हूं तो मैं सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करता हूं। मैं सदमा और आश्चर्य अभियान शुरू करता हूं। मैंने एलेक्स को सुझाव दिया कि ये नौकरी पाने के अभियान में वो भी अपना पूरा जोर लगा दे और सारी कोशिशें करे, हर संभव मोर्चे से हमला करे और शिद्दत से लगातार करता रहे। मैंने उससे कहा, सभी निर्णय लेने वालों पर शोध करें, उनकी रुचियों, हॉबी, बच्चों की हॉबी, जीवन साथियों की हॉबी, पड़ोसियों की हॉबी आदि का पता लगाए। उन्हें पुस्तकें, लेख, उपहार और अन्य संसाधन भेजें जो आपके हिसाब से उन्हें पसंद आ सकते हैं। क्या ये थोड़ा ज्यादा है? हाँ, यही तो मुद्दे की बात है। उन्हें पता चल जाएगा कि आप उन्हें मक्खन लगाने या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपके जीवट और सृजनात्मकता की कद्र करेंगे। वो आप पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे और संभवतः आपका सम्मान भी करेंगे। फिर मैंने आगे कहा, कंपनी के सभी लोगों पर शोध करें, सबकी सूची को अपने पूरे नेटवर्क में भेजकर देखें कि क्या कोई कंपनी के किसी व्यक्ति को जानता है। हर नाम को अपने लिंक्डइन डेटाबेस में खोजें, जुड़ने के लिए कुछ लोगों को खोजें, उनसे बातचीत करें और अपनी सिफारिश करने को कहे। उन्हें तोहफे, नोट्स और दूसरी चीजें भेजकर कहे कि वो निर्णय लेने वाले कोई अपने हाथ से दें। प्रक्रिया के दौरान उन्हें फोन करें, ईमेल करें, टेक्स्ट मैसेज भेजें, ट्वीट करें, फेसबुक का सहारा लें। जो भी आप कर सकते हैं वो सब करें। क्या ये जरूरत से ज्यादा आक्रामक लगता है? हाँ, लेकिन मुझे एक मार्गदर्शक ने मुझे अपने करियर की शुरुआत में जल्दी ही ये बात बताई थी, अति आक्रामक होने की वजह से आप 5 में से 1 बार हार सकते हैं, लेकिन बाकी 4 बार आप जीत जाते हैं। आप जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो ही नहीं सकते। वैसे अलेक्स ने मेरी सलाह नहीं मानी और उसे नौकरी नहीं मिली। वो तो अंतिम 3 में भी नहीं पहुंच पाया। मैं बिना किसी शक के कह सकता हूं कि कंपनी ने जिस व्यक्ति को चुना, अलेक्स उससे कहीं बेहतर उम्मीदवार था, लेकिन अलेक्स अपनी अनूठी छाप नहीं छोड़ पाया, जिस कारण उसके सपनों की नौकरी उसके हाथों से निकल गई। कुछ समय पहले मैं कंपनी के संचालक मंडल में था। कंपनी चाहती थी कि एक सांसद उस कानून पर दस्तखत कर दे जिसके बिना कंपनी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो बंदा ऐसा नहीं कर रहा था, किसी असली मुद्दे के कारण नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चाल के कारण जिसे वो उस कानून के समर्थकों के खिलाफ चल रहा था। मैंने सुझाव दिया कि हमें सांसद से निर्णय बदलने का निरर्थक अनुरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पार करके उसके बॉस के पास जाना चाहिए, यानी उसकी पत्नी। हमने अपने नेटवर्क से पता किया, एक व्यक्ति किसी को जानता था जो उसकी पत्नी की सहेली थी। अंत में यह हुआ कि हमने चर्च की आराधना के बाद, जिसमें उस सांसद की पत्नी गई थी, बाहर उनका इंतजार किया और उनकी सहेली से हमारा परिचय करवाया। हमने उन्हें अपने महत्वपूर्ण मामले और उद्देश्य के बारे में बताया। हम एक गरीब इलाके में स्कूल के बाद की एक इमारत बनाना चाहते थे जिससे सैकड़ों बच्चों का जीवन बेहतर हो सकता था, बशर्ते उनके पति उस कानून पर दस्तखत कर दें। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सांसद ने अगले सप्ताह मंगलवार को दस्तखत कर दिए और कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया। हमारे ध्यान की कमी वाले और प्रचार प्रसार से भरे समाज में कई बार अप्रत्याशित काम करना जरूरी होता है, तभी आपकी आवाज सुनी जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा उद्देश्य या आदर्श है जो ध्यान पाने का हकदार है, तो सारे जरूरी काम करें, अप्रत्याशित भी, ताकि आपकी बात सुनी जाए। अपने अस्त्रों में थोड़ी गुस्ताखी भी जोड़ लें, अपेक्षित से बेहतर करें, अपेक्षाओं का पता लगाएं और फिर उनसे आगे निकल जाएं, चाहे ये छोटा मामला हो या शायद खास तौर पर तभी। मिसाल के तौर पर जब भी मैं सोचता हूं कि किसी कार्यक्रम के लिए ड्रेस कोड क्या होगा, तो मैं हमेशा उससे कम से कम 1 कदम ऊपर जाने का चयन करता हूं। जब मुझे पोशाक के बारे में पता नहीं होता तो मैं हमेशा अपेक्षा से ज्यादा अच्छी पोशाक पहनने की गलती करता हूं। सरल है, मैं जानता हूं, लेकिन यह बस वो तरीका है जिससे मैं हमेशा उम्मीद से बेहतर करने और बनने की कोशिश करता हूं। जब मैं बड़ी कंपनियों के लिए मुख्य भाषण तैयार करता हूं तो मैं तैयारी में काफी समय लगाता हूं। उनके संगठन, प्रोडक्ट्स, बाजारों के बारे में जानकारी हासिल करता हूं और मेरे व्याख्यान से उनकी अपेक्षाएं मालूम करता हूं। मेरा लक्ष्य हमेशा उनकी उम्मीद से बहुत आगे जाने का होता है, इसीलिए मैं इस काम को बहुत मेहनत से करता हूं। उम्मीद से बेहतर काम आपकी छवि का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। उत्कृष्टता की आपकी छवि बाजार में आपके परिणामों को कई गुना बढ़ा देती है। मैंने उद्यमी सुपरस्टार मार्क स्पॉक्स के साथ एक प्रोजेक्ट किया। इस दौरान मैंने एक बहुत मूल्यवान फिलॉसफी सीखी। वो हमेशा अनुबंध के वादे से कुछ दिन पहले ही लोगों को पैसे दे देते थे जिनमें उनके वेंडर और सप्लायर शामिल थे। मैं हमेशा हैरान होता था जब मुझे अगले महीने के भुगतान का चेक
27 तारीख को ही मिल गया। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि पैसा तो उतना ही है, लेकिन उम्मीद से जल्दी मिलने से जो आश्चर्य और सद्भावना उत्पन्न होती है वो अतुलनीय है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं अपनी ये टीम को बोनस के चेक फेडेक्स डिलीवरी के माध्यम से भेजता हूँ। उनका नियमित मासिक भुगतान उनके खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाता है, लेकिन जब हम कोई अतिरिक्त मील का पत्थर पार करते हैं तो मैं उनके बोनस के चेक प्रिंट कराता हूँ और फिर उसे फेडेक्स के एक खास लिफाफे में अपने हाथ से लिखी व्यक्तिगत चिट्ठी के साथ रख देता हूँ और रात को उनके दरवाजे पर पहुंचा देता हूँ। इस तरह पूरा परिवार मम्मी या डैडी की उपलब्धियों का जश्न मना सकता है। जैसा मार्क ने कहा था, पैसा तो उतना ही है, लेकिन उम्मीद से जल्दी मिलने से जो आश्चर्य और सद्भावना उत्पन्न होती है वो अतुलनीय है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? नॉर्डस्ट्रॉम भी इतनी ही ऊंचे पैमाने के लिए मशहूर है। जब बात ग्राहक सेवा की आती है तो वो हमेशा उम्मीद से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। नॉर्डस्ट्रॉम के बारे में मशहूर है कि इसने कोई ऐसा सामान वापस ले लिया था जिसे ग्राहक ने 1 साल से ज्यादा समय पहले खरीदा था बिना रसीद के, और कुछ मामलों में तो वो सामान भी जो ग्राहक ने किसी दूसरे स्टोर से खरीदा था। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उम्मीद से ज्यादा करने से विश्वास जमता है और ग्राहक की वफादारी सुनिश्चित होती है। फलस्वरूप नॉर्डस्ट्रॉम ने एक असाधारण छवि बना ली है जो ध्यान आकर्षित करती रहती है। देखिए, मैं यहां आपको इसकी याद दिला रहा हूं, गुनाह करने वाला बढ़ता रहता है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपने जीवन में अपनी दैनिक आदतों, अनुशासनों और दिनचर्याओं में इन दर्शनों को आत्मसात कर लें। आपके प्रयासों में थोड़ा ज्यादा समय, ऊर्जा या विचार लगाने से आपके परिणाम सिर्फ बेहतर ही नहीं होंगे, वो कई गुना बेहतर हो जाएंगे। असाधारण बनने के लिए बस थोड़े से अतिरिक्त की जरूरत होती है। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में उन बहुगुणित करने वाले अवसरों की तलाश करें जहां आप थोड़ा आगे तक जा सकते हैं, खुद को थोड़ा ज्यादा धक्का दे सकते हैं, थोड़े ज्यादा समय तक टिके रह सकते हैं, थोड़ी ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं और थोड़े ज्यादा परिणाम दे सकते हैं। आप कहां उम्मीद से बेहतर और ज्यादा कर सकते हैं? आप पूरी तरह से अनापेक्षित या प्रत्याशित कब कर सकते हैं? वाह के ज्यादा से ज्यादा अवसर खोजें। आपकी उपलब्धियों के स्तर और गति को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके आसपास का हर व्यक्ति भी। संचयी परिणाम के सिद्धांत का लाभ लें। संक्षिप्त कार्य कदम। आप सत्य के पलों तक कब पहुंचते हैं? जैसे प्रोस्पेक्टिंग, कॉल करने में, व्यायाम करने में, अपने जीवन साथी या बच्चों से बात करने में। उन्हें पहचानें ताकि आप जान पाएं कि नए विकास को खोजने के लिए कब धकाना है और कब कहां खुद को दूसरे तथा अपने पुराने स्वरूप से अलग कर सकते हैं। अपने जीवन में 3 ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएं जहां आप अतिरिक्त कर सकते हैं, जैसे वजन उठाना, दोहराना, कॉल करना, मान्यता देना, तारीफ के भाव व्यक्त करना आदि। अपने जीवन के 3 क्षेत्र पहचानें जहां आप अपेक्षाओं को हरा सकते हैं। आप वह पल कहां और कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। 3 तरीकों को पहचानें जिनसे आप अनापेक्षित काम कर सकते हैं। जो सामान्य, साधारण या अपेक्षित है, उससे आप कहां अलग हो सकते हैं।